अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 212 इतिहास दोहरा रहा है। सुजॉय को लतिका जी से ऐसे बात करते हुए देखकर आहूजा साहब भी शॉक्ड रह गए थे। एक पल को तो उन्हें यकीन भी नहीं हुआ। उन्होंने सीढ़ियों से उतरते हुए सुजॉय के चेहरे को देखकर दिल ही दिल में कहा, ये सुजॉय को क्या हो गया है जो वो इस तरह से बात कर रहा है? उसने लतिका से ऐसे लहजे में तो कभी भी बात नहीं की। जबकि सुजॉय की बातें सुनकर लतिका जी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने आज तक कभी माँ को किसी भी बात के लिए ऐसे मुंह पर मना नहीं किया था। आंखों में हैरानी के भाव लिए वो उसके ठीक सामने आई और उसे दुख से देखते हुए पूछा, तो उस लड़की का जादू तुम्हारे ऊपर ऐसा गहरा चढ़ा है कि तुम अब अपनी माँ को मना करोगे, वो भी इस लहजे में? मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी सुजॉय कि तुम इस तरह से रंग बदल रहे हो? माँ को ऐसे बुरा मानते देखकर सुजॉय ने तुरंत अपने एक्सप्रेशंस चेंज किए और उनके हाथ को थामते हुए कहा, आप अपने बेटे को गलत समझ रही हैं माँ। मेरे इस फैसले के पीछे उस लड़की का जादू नहीं है, बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है जिसमें हमने उसके साथ 3 फिल्मों की डील साइन की थी और अब हम उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि अगले महीने उस डील का 1 साल पूरा होने वाला है। ये सुनकर लतिका जी के माथे पर परेशानी की लकीरें आ गईं। अब उनके पास सुजॉय को मना करने का कोई बहाना भी नहीं था। सीढ़ी से उतरकर नीचे आते हुए पाहूजा साहब ने भी पूरी बात सुन ली थी, इसीलिए उन्होंने भी सुजॉय की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सुजॉय ठीक कह रहा है लतिका। डील के मुताबिक हमें तीसरी फिल्म अगले महीने तक साइन कर लेनी होगी। पूरी बात सुनकर लतिका जी ने एकदम से सुजॉय का चेहरा छूते हुए कहा, जब ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है बेटा। मैं तो सिर्फ इसीलिए कह रही थी कि अभी जेनी और आने वाले बच्चे के वेलबींग की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तेरे कंधे पर है। औरतें इस वक्त तरह तरह के मूड स्विंग से गुजरती हैं। ऐसे में ज्यादातर लड़कियों को संभालने के लिए उनके पेरेंट्स उनके पास रहते हैं, लेकिन जेनी इस मामले में कुछ अनलकी है बेटा। मायके के नाम पर सिर्फ एक माँ है और वो भी 7 समंदर पार। ऐसे में हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? सुजॉय ने धीरे से हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया और फिर प्यार से बोला, मुझ पर यकीन रखो माँ, मैं सब ठीक तरह से मैनेज कर लूंगा, लेकिन इस दौरान थोड़ी थोड़ी समझदारी आप सबको भी दिखानी होगी। आफ्टर ऑल मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब अपनी फैमिली के लिए ही तो कर रहा हूँ। कहकर वो वहां से उठकर वापस अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही पाहूजा साहब ने लतिका जी को देखते हुए कहा, अरे उसे इतना स्ट्रेस मत दो लतिका कि वो हैंडल ना कर पाए। तुम्हें उसके काम करने का तरीका अच्छे से पता है, उसके बाद भी तुम उसके काम की बातों में उसे रोकने टोकने क्यों लगती हो? लतिका जी ने खूंखार नजरों से उन्हें देखते हुए कहा, आप तो चुप ही रहिए अजीत, ये मेरे और मेरे बेटे के बीच की बात है, मैं समझ लूंगी। कहकर वो भी वहां से उठकर अपने कमरे में चली गईं, जबकि पाहूजा साहब टेबल पर पड़ा अखबार उठाकर बड़बड़ाते हुए बोले, पता नहीं घर का क्या होने वाला है। मुझे तो इस घर के आसार ही अच्छे नजर नहीं आ रहे और इस जेनी और लतिका के चक्कर में तो हम बाप बेटे का सांस लेना भी दुश्वार सा होने लगा है। पता नहीं कैसे, मगर ये जेनी भी ना लतिका की हूबहू कॉपी है। अभी तो शादी भी नहीं हुई और अभी से इतना डोमिनेट करने की कोशिश करने लगी है। उसे इस तरह इन्वॉल्व होते हुए देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने के लिए मेरे सामने खड़ा है। सोचते हुए पाहूजा साहब के माथे पर फिक्रमंदी के भाव नजर आने लगे थे। अगले दिन लैला और मारिया दोनों सोहन के साथ शूटिंग के लिए निकले थे। लैला पहली बार अपनी कार से शूटिंग के लिए आई थी। सेट पर सभी उसे नई कार के लिए बधाइयां दे रहे थे। तब उसने हंसते हुए कहा, कार तो लगभग 1.5-2 महीने पुरानी हो गई है, बस आप लोगों ने आज पहली बार देखी है। सभी ने एक साथ कार के लिए मिठाई खिलाने की जिद की तो लैला के मुंह से निकला, बम्बई में क्या ही मिठाई मिलती है, जो मिठाई हमारे गांव में मिला करती है, मावा बाटी। एक बार किसी ने वो मिठाई खा ली ना तो फिर जिंदगी भर उसका स्वाद नहीं भूलता। मिठाई का नाम सुनते ही लैला के ठीक सामने खड़ा नरेन एकदम से चौंकते हुए बोला, मावा बाटी? कौन सा गांव है आपका लैला मैम? नरेन के मुंह से मावा बाटी का नाम दोहराए जाने पर लैला का दिल एकदम से थक से रह गया। हे भगवान, मैंने नरेन के सामने मावा बाटी का नाम क्यों ले लिया?
इस तरह से तो फिर इसका शक दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाएगा। नरेन का सवाल सुनकर वहां मौजूद सारे ही लोग लैला के जवाब का इंतजार करने लगे थे, क्योंकि उनमें से कोई भी लैला के गांव या उसकी फैमिली के बारे में नहीं जानता था। और अब जब नरेन ने पूछ ही लिया था तो वो सब के सब एक साथ हूटिंग करते हुए बोले, हाँ हाँ लैला मैम, प्लीज बताइए ना, कौन से गांव से हैं आप। लेकिन लैला तो जैसे किसी और दुनिया में ही खोई हुई थी। उसे ऐसे खामोश देखकर माया ने पूछा, हाँ कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताओ ना लैला, हम लोग आज तक कभी तुम्हारे बारे में और कुछ जानते ही नहीं है। लैला को ऐसा लगा कि वो हर तरफ से घिर सी गई हो। कुछ पलों तक वो यूं खामोशी से बस यही सोचे जा रही थी कि अब इन सब लोगों को क्या कहकर टाले। कहने को तो वो कुछ भी कह सकती थी, लेकिन उसे फॉलो अप क्वेश्चन से घबराहट सी हो रही थी। सुहाना ने उसे अब तक चुप देखकर झिंझोड़ते हुए कहा, ओ लैला, सुन रही हो हम क्या पूछ रहे हैं। तब लैला ने जैसे ख्यालों से जागकर चौंकते हुए कहा, हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ, वो मैं इंदौर से हूँ। नरेन एक टक उसका चेहरा देख रहा था। जब उसने इंदौर का नाम लिया तो माया ने झट से पूछा, ओ वाओ, इंदौर में कहाँ से? मेरा ननिहाल इंदौर में ही पड़ता है। ये सुनकर लैला का दिल चाहा कि अपना सिर पीट ले। एक मुसीबत से बचने के लिए उसने दूसरी मुसीबत अपने गले डाल ली थी। अभी वो कुछ कहती कि इससे पहले नरेन ने झट से कहा, अरे अरे गाइस, आज के लिए लैला मैम का इतना इंटरव्यू काफी है, बाकी फिर कभी शूटिंग कंप्लीट करते हैं आज की। नरेन ने कहा तो सभी ने उसकी बात से अग्री किया और फिर सब चलो चलो कहते हुए अपने काम की तरफ बढ़ गए। लैला ने मिठाई लाने के लिए एक स्पॉट बॉय को पैसे दिए और भगवान का शुक्र अदा करते हुए बोली, आज तो बाल बाल बची, लेकिन कब तक लैला, आखिर कब तक। फिक्रमंदी से सोचती हुई वो मेकअप रूम की तरफ बढ़ गई। शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक में जैसे ही अभी माया और सुहाना बैठी ही थी, तभी किसी ने आकर बताया कि बासु सर आए हैं। सुहाना ने ये सुनते ही माया से कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना माया, मिस्टर बासु आज डील फाइनल करने आ रहे हैं। माया ने सुनकर कुछ खुश होते हुए कहा, हाँ चलो, ये तो बिन मांगे मोती मिले वाली बात हो गई। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी बासु ने अंदर आते हुए दोनों को ग्रीट किया। माया और सुहाना ने भी जवाब में उतनी ही खुश दिली से बासु का वेलकम किया। बासु ने बैठते हुए कहा, भाई मैं तो आप दोनों का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। जिस तरह से मिस माया ने डेली सोप्स के जरिए छोटे पर्दे की दुनिया में क्रांति ला दी है, वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा इतिहास लिखने वाली हैं। और मिस सुहाना, आपके जितना ब्राइट डायरेक्शन स्किल बहुत कम लोगों में देखा है मैंने। बस यही वजह है कि मैं आप दोनों की इस फिल्म में अपना पैसा लगाना चाहता हूँ। माया ने उसकी पूरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर बासु, इट्स सो नाइस टू हियर फ्रॉम यू कि आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए मैं अपने फाइनेंस टीम को आपसे कांटेक्ट करने के लिए कहती हूँ। तब बासु ने कहा, वो भी कर लेंगे मिस माया, लेकिन उससे पहले इससे भी जरूरी बात कहनी है मुझे। जरूरी बात? कैसी जरूरी बात मिस्टर बासु? तब बासु ने एकदम सीरियस लहजे में कहा, जरूरी बात यह है कि मेरी आपकी फिल्म में इन्वेस्ट करने की एक शर्त है। शर्त की बात सुनकर माया और सुहाना दोनों की भवों के बीच सिलवटें सी बनने लगी थीं। माया को अचानक से मिस्टर बासु की शर्त वाली बात सुनकर कुछ उलझन सी होने लगी। वही हाल सुहाना का भी था। उसका दिल चाहा कि वो एक झटके में मिस्टर बासु को कह दे कि उन्हें उनकी कोई शर्त नहीं सुननी। ना चाहते हुए भी उसका लहजा कुछ कड़वा सा हो गया था। देखिए मिस्टर बासु, आप हमारी फिल्म में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए तयशुदा रेशियो में रिटर्न आपको मिल ही जाएगा। फिर अब शर्त की बात कहाँ से आती है? बासु ने सुहाना को गौर से देखते हुए कहा, शर्त की बात तो आएगी मिस सुहाना। यूं समझिए ये इन्वेस्टमेंट ही शर्त की वजह से की जा रही है, और शर्त ये है कि डील फाइनल होने के बाद मिस सुहाना आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगी। माया और सुहाना दोनों ही जो बासु की शर्त के बारे में सुनने के लिए बेचैन थी, बासु के मुंह से कॉफी पीने की बात सुनकर एकदम चौंक सी गईं। फिर जब दोनों ने बासु की खिलखिलाहट सुनी, तब उन्हें समझ में आया कि बासु इतने सीरियस अंदाज में ये बातें कहकर सिर्फ उन दोनों की खिंचाई कर रहा था। उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए एक जोर का ठहाका लगाया और बोला, अरे
मैं यूं ही शर्त की बात कह रहा था, लेकिन लुक एट योर फेसेस गर्ल्स, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने न जाने कितनी बुरी खबर सुना दी हो। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बासु को ऐसे हंसते हुए उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए देखकर सुहाना और माया भी अब रिलैक्स्ड फील कर रही थीं। उन दोनों के चेहरे पर भी अब एक छिपी हुई सी मुस्कुराहट थी। केबिन में खूब देर तक उन तीनों की हंसी गूंजती रही। तब कुछ देर बाद बासु ने कहा, तो मिस सुहाना, शर्त मंजूर है? सुहाना ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं मिस्टर बासु, मैं आपके साथ कॉफी पीने चल रही हूँ। अभी वो कह ही रही थी कि तभी केबिन के दरवाजे पर माया से कुछ कहने के लिए आए हुए नरेन के कद ठिठक से गए। सुहाना फिर इस मिस्टर बासु के साथ कॉफी पीने की बात कर रही है। उसके दिमाग ने कुछ गुस्साते हुए सोचा, लेकिन तभी जैसे दिल ने एक मीठी सी झिड़की दी। फिर वही गलती कर रहा है नरेन। जब एक बार पता चल गया है कि इन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर बार बार दोनों को लेकर शक करने की क्या जरूरत है? दिल से ये डांट सुनकर नरेन वापस सेट की तरफ मुड़ गया था। 3-4 दिन लगातार शूटिंग में बिजी होने के बाद आज जब संडे को लीव मिली थी तो नरेन सुबह काफी देर से उठा था। अभी ठीक से उसकी आंखें भी नहीं खुली थी कि हाउस हेल्प ने आकर कहा, सर आज आप प्लीज सबसे पहले अपने घर पे फोन कर लीजिएगा। पिछले 4 दिनों से लगातार आपके घर से फोन आ रहे हैं, लेकिन आप इतना लेट लौटते हैं तो मैं आपको खबर भी नहीं कर पा रहा था। ये सुनते ही नरेन ने जल्दी से कहा, 4 दिनों से? अरे तुम्हें कम से कम कोई मैसेज लिखकर ही चले जाना था मेरे लिए। अब अगर बापू को कोई जरूरी काम होगा तो इन 4 दिनों में तो बापू का गुस्सा ज्वालामुखी बन चुका होगा। पहले बताना चाहिए था ना। नरेन कहते कहते कुछ झुंझुला सा गया था। फिर उसने मुंह हाथ धोए बगैर ही घर पर फोन लगा दिया। जब तक रिंग बजती रही तब तक नरेन भगवान से यही प्रार्थना करता रहा कि फोन बापू की बजाय अम्मा उठाए। और जैसे ये वक्त प्रार्थना की कबूलियत की घड़ी थी, कुछ ही देर में दूसरी तरफ से अम्मा की आवाज आई, अरे मिल गई फुर्सत तुझे, बूढ़े बाप और उससे भी बूढ़ी दादी का हालचाल लेने की। तुझे पता है नंदू 4 दिनों से लगातार कोशिश किए जा रहा था तुझसे बात करने की, लेकिन नहीं, तू तो बड़ा आदमी हो गया है ना नरेन, अब तुझे परिवार के लिए कहाँ समय होगा। अम्मा की पूरी डांट सुनने के बाद नरेन ने कहा, अब हो गई तसल्ली, डांट लिया ना जी भर के, या और कुछ बाकी बचा हुआ है? उसके इस तरह से नाराज होने पर अम्मा का दिल कुछ पसीज गया। उन्होंने एकदम से लाड से कहा, इकलौता पोता है तू मेरा, अब तुझे थोड़ा डांट भी नहीं सकती क्या? कहते हुए वो कुछ सीरियस सी हो गई। तब नरेन ने जल्दी से कहा, अरे बिल्कुल डांट सकती हो अम्मा, लेकिन ये तो बताओ कि बापू 4 दिनों से फोन क्यों कर रहे थे? अम्मा ने वो बात याद करते ही एक ठंडी आह भरी, और जैसे ही उसे बताने को हुई वैसे ही बाहर से अभी अभी लौटे नंदराय ने झपट कर अम्मा के हाथ से रिसीवर लिया और फिर नरेन से बोला, फोन इसलिए किया था तेरे बापू ने ताकि तुझसे कुछ पूछ सके। वो जो लड़की तेरी फिल्म में काम कर रही है ना, तुझे उसके बारे में एक बार भी ये नहीं लगा कि वो लाली है, या फिर तुझे सब पता है और तू जानबूझ के हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर कई 1 साल पहले वाली चीजें दोहराने की कोशिश कर रहा है? अचानक से फोन पर आए बापू के मुंह से इतना बड़ा इल्जाम सुनकर नरेन एकदम से सन्न सा रह गया। क्या नरेन लैला के लाली ना होने का यकीन दिलवा पाएगा नंदराय को? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।